हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेल्टन यूनिट है और ये जो है लॉयड का है। इसमें क्या है, कूलिंग की शिकायत थी, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है। हालांकि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है मतलब जी। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो R32 रेफ्रिजरेंट है। फिलहाल कंप्रेसर के स्टिकर पे भी लिखा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इसका तो स्टिकर एक वाटर यूनिट के होता है, वहाँ पे भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे पहले रेफ्रिजरेंट देखें कौन सी है और उसके बाद जो है स्टैंडिंग प्रेशर चेक करें। तो यहाँ पे R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 240 से 245 है। बट यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही है। थोड़ी सी इसमें एक मतलब दिक्कत है, मतलब इसका 10-15 PSI ज़्यादा दिखाता है। बट यहाँ पे क्या है, 240 से 245 PSI वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी मतलब जल्दी ही में ये दिक्कत आई थी कि इसका जो गेज है एकदम रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ओपन कर दी थी, तभी गेज में दिक्कत आई थी। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसी इस तरीके की दिक्कत आती हो और गेज जो है नहीं करती, तो आप गेज को रिप्लेस कर दो, क्योंकि इस समय दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल मैं यहाँ से जाके सबसे पहले गेज को रिप्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं विज़िट करने आया था, तो इमरजेंसी में ये चीज़ मुझे देखना पड़ रही इसी गेज से। तो इसलिए ये प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। यहाँ पे फिलहाल 10-15 PSI ज़्यादा होता है इस गेज में, ये दिक्कत आई है। तो यहाँ पे इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है 245 PSI होना चाहिए, वो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जो है कूलिंग की शिकायत है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है, वो भी मैं आपको देखता हूँ और बताता हूँ मतलब। और इसमें जो है ये लॉयड का डेल्टन यूनिट है। अभी मैंने आपको स्टैंडिंग प्रेशर दिखाया, उसके बाद जो है रनिंग प्रेशर दिखाता हूँ और इसमें बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर यूनिट ऑन हो गया है। मैं आपको इसका रनिंग प्रेशर दिखाता हूँ। तो इसका आप रनिंग प्रेशर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका रनिंग प्रेशर बिल्कुल माइनस में आ रहा है, मतलब 0 पे आ रहा है जब हम इसका रनिंग प्रेशर चेक करते हैं। और बाकी इसका जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वो तो फिलहाल चिल्ड हो रहा है। और इसका जो ड्रायर है, ड्रायर और कैबिनेट ट्यूब पे यहाँ पे मतलब आइस आ रही है और यहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो है सिस्टम चोक है। और बाकी मैं एक चीज़ और दिखा सकता हूँ आपको, ये जो सुई है बार बार ऊपर नीचे आ रही है, मतलब अप एंड डाउन कर रही है सुई। तो यहाँ पे जो है इसका सिस्टम चोक है, इसीलिए मतलब इसका जो रनिंग प्रेशर है वो बिल्कुल माइनस में आ जाता है, 0 पे आ जाता है, ये दिक्कत आ रही है। और इसका जो यहाँ पे कैबिनेट ट्यूब पे यहाँ पर भी आइस आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब बर्फ़ आना स्टार्ट हो जाती है, हल्की नमी भी रहती है। और ये जो होता है 2 कंडीशन में होता है, एक तो आपका कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तभी ये दिक्कत आती है। दूसरी बात ये होती है कि आपका जो ड्रायर है वो कहीं ना कहीं से चोक है, तब ये दिक्कत आती है। ड्रायर में आपका ऑयल वगैरह आ जाता है या फिर डस्ट वगैरह आ जाती है, तभी ये दिक्कत आती है। आपकी कैबिनेट ट्यूब जो होती है उसमें अगर जो है डस्ट वगैरह आ जाती है या फिर ऑयल वगैरह आ जाता है, कार्बन हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल हो जाता है इसमें आके रुक जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो दिक्कत है वो सिर्फ कैबिनेट ट्यूब की दिक्कत है और इसके ड्रायर की दिक्कत है, मतलब सिस्टम चोक है। बाकी इसकी पंपिंग जो है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको फॉल्ट को ट्रेस करना। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका सिस्टम चोक है तो आप कैबिनेट ट्यूब जैसे कि 1 टन में कौन सी लगाएंगे, 1.5 टन में कौन सी लगाएंगे और 2 टन में कौन सी लगाएंगे और कितनी लेंथ रखेंगे। तो अगर आपका 1 टन का यूनिट है तो मैं उसकी बताऊँगा, और 1.5 टन यूनिट है उसकी बताऊँगा, और प्लस आपका अगर 2 टन का है तो उसके भी मैं आपको क्लियर तरीके से ये बता दूंगा कि सिस्टम में क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। तो अगर आपका 1 टन का यूनिट और वहाँ पे कैबिनेट ट्यूब जो है उसका साइज़ क्या रहेगा, तो साइज़ आपका रहेगा, अगर आपका कैबिनेट ट्यूब है वो वहाँ पे साइज़ जो होगा आपका 1 टन का, तो आपका होगा 0.055, ये होगा कैबिनेट ट्यूब का साइज़। और उसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो आपको लेंथ रखनी है 32 इंच करते हैं 1.5 टन की, मतलब आपका 1.5 टन का अगर यूनिट वहाँ पे कैबिनेट साइज होगा, ध्यान रखना है कैबिनेट ट्यूब का साइज़। कैबिनेट ट्यूब का साइज होगा 0.060, ये 1.5 टन का होगा कैबिनेट ट्यूब का साइज, और इसकी लेंथ रखना है आपको। अब बात कर, अगर आपका 2 टन का यूनिट है तो उसका साइज जो रहेगा तो 0.064, और उसकी लेंथ जो रहेगी वो आपकी 28 इंच रहेगी, मतलब कैबिनेट ट्यूब का साइज रहेगा 64 और उसकी जो कैबिनेट ट्यूब की लेंथ है वो आपकी रहेगी 28 इंच। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको चेंज करना है। अगर आपका कैबिनेट ट्यूब है वहाँ पे अगर आप उसी स्पेयर पार्ट पे जाते हैं तो आप इसको थोड़ा सैंपल कट करके ले जाएंगे, तब भी आपको वो दे देगा। या फिर इसके गेज भी आते हैं जो आप टिक में देख रहे हैं, इस तरीके से गेज होते हैं, इससे भी आप माप के ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने जो आपको बताया इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं बात करता हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है, उसके बाद सब जो भी है इसका सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी क्या है फ़िलहाल यहाँ से जो भी रेफ्रिजरेंट है इसके हमने ऑड कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो है सिस्टम पूरा फुली चोक है। और ये जो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया ऑयल। और यहाँ से जो गैस से हमने रेफ्रिजरेंट ऑड की थी वहाँ पर ही बहुत है। बाकी मैंने क्या किया, यहाँ से इसका जो ड्रायर है इसको कट कर दिया है। और उसके बाद जो इसका कंडेंसर है इसको यहाँ से कट कर दिया। बाकी मैंने इसको ऑन कराया है यूनिट को, क्योंकि जो भी मतलब जो भी इसके साथ रेफ्रिजरेंट थी उसके साथ दो ऑयल निकल गया। बाकी इसे हम कंप्रेसर को ऑन करके उसके बाद जो है यहाँ से ऑयल आएगा। तो यहाँ पे क्या इसकी जो एक पिन होती है वो मैंने निकाल दी इसको, मतलब कैप से पिन यहाँ से रिमूव कर दी है। बाकी यहाँ से अब क्या होगा, ये यहाँ से सक करेगा। सक करने के बाद और अगर आप चाहते हैं कि इसका इंडोर जो है इंडोर भी हम फ्लैश कर दें अच्छे से, जैसे कि इसमें फ्लैशिंग अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी रेफ्रिजरेंट से इसको फ्लैश कर सकते हैं, वरना नाइट्रोजन से आप फ्लैश कर लें, जिससे भी जितना भी ऑयल होगा वो सारा आउट हो जाएगा। वो तरीका क्या है आप ये सुन लें पहले। तो यहाँ से क्या है, अगर आपको इंडोर और पाइपिंग करनी है तो यहाँ से क्या है, दोनों बॉल आपको जो है क्लोज कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगाना। उसके बाद जो है इसको जो आपका लिक्विड वाली लाइन है इसको आपको ओपन कर देना है। यहाँ से जब आप इसमें जो है आपका नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन जब आप फ्लैश करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फ्लैश करना। तो यहाँ पे जो इसका कंप्रेसर है ऑन हो गया, मतलब यहाँ तक सप्लाई आ गई है। बाकी इसका जो हमें यहाँ से ये सक कर रहा है, ये जो सक कर रहा है यहाँ से सीधा इसका प्रेशर यहाँ जा रहा है। उसके बाद जो है कंडेंसर में आके फिर उसके बाद यहाँ से ये फ्लैशिंग करना है आपको, मतलब जो भी प्रेशर जो भी ऑयल होगा इसका सारा आउट हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आपको करना है। बाकी इसका जो इंडोर है, इंडोर भी आपको जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है चार्जिंग लाइन लगानी है। और बाकी जो आपका जो भी है आपकी रेफ्रिजरेंट है या फिर जिससे भी आप फ्लैश करना चाहते हैं नाइट्रोजन वगैरह है, यहाँ से इसको जो लिक्विड वाला पाइप है इसको ओपन कर देना है, हल्का सा बॉल खोलना है। उसके बाद जो भी ऑयल होगा पाइपिंग में इंडोर में वो सारा आउट हो जाएगा। बाकी इसको जो कंडेंसर है इसका हीटिंग कंडेंसर वो इस तरीके से आपको फ्लैश करना है, कंप्रेसर ऑन करना है। यहाँ से जो इसकी जो पिन है वो निकाल देना है, यहाँ सक करेगा। सक करने के बाद ये प्रेशर जो है यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाके इसके बाद यहाँ से ये जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक प्रेशर आएगा सारा प्रेशर। और ये जो है आप चाहें अगर इस पाइप को हटाना चाहते हैं तो इस कैप को लगा दें, उसके बाद यहाँ से पंच कर दें, मतलब एक पाइप जो है रखें और उसके बाद जो है सारा फ्लैश होता रहेगा ये। तो इस तरीके से आपको फ्लैशिंग करना है। जो भी ऑयल है, जैसे कि यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा है तो ऑयल इस तरीके से आप फ्लैश कर सकते हैं। बाकी अब जो है मैं इसको जब फ्लैश कर दूँगा उसके बाद जो है आगे का जो काम है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हमने इसको फ्लैश कर लिया अच्छे से, जो भी जितना भी ऑयल था सारा ऑयल आउट कर दिया। और उसके बाद जो इसकी कैपलेट है वो तो फिलहाल कट कर रखी है। कैपलेट ट्यूब जो है इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये 1.5 टन का यूनिट है। इसमें कैपलेट ट्यूब का जो साइज़ है वो 0.060 है और इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच रखनी है। तो हमने क्या है इसका एक ड्रेल ले लिया है। बाकी इसका कैपलेट ट्यूब का जो साइज़ है वो भी हमने ले लिया है। और इसका जो होल होता है इस तरीके से होता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे होल इस तरीके से। तो दोनों साइड के आपको होल देख लेना है, एकदम अच्छे से ओपन होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा रेगमाल से साफ़ कर लेंगे इन दोनों पाइप को और उसके बाद जो है सोल्डिंग करके कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद जो है गैस चार्जिंग करके और इसकी रेटर्न वगैरह वो चेक करके दिखाऊँगा और इसमें जो एम्पेयर है वो भी मैं आपको नोट करके दिखाऊँगा। तो कंप्लीट ये वर्क करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सोल्ड करना है। सोल्ड करते समय आपको ध्यान रखना है, जब सोल्ड करेंगे तो इसका जो बॉल होंगे दोनों ऊपर रखेंगे बॉल को और यहाँ पर जो है अच्छे से आपको सोल्डिंग करनी है। ऐसा है सोल्डिंग करते समय मटेरियल अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर मटेरियल अंदर चला गया या फिर आपका टाँका कहीं से ब्लॉक हो गया तो फिर वही दिक्कत रहेगी चोकिंग की। उसके बाद क्या करना है आपको, जो सोल्डिंग है जो परफेक्ट बनते हैं तो वो तो फिलहाल उन्हें क्लियर होता है कि हमारा जो टाँका है वो लीक नहीं होगा। बट फिर भी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एयर प्रेशर या फिर थोड़ी बहुत रेफ्रिजरेंट डाल के चेक कर लेंगे लीकेज तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वैक्यूम करना है, उसके बाद गैस चार्जिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने काम किया है, आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको करना है।